हार्ट-फुलर विवाद कानूनवाद और प्राकृतिक कानून के विरोधी दृष्टिकोणों को दर्शाता है, विशेष रूप से नाजी कानूनों के संदर्भ में। यह विवाद तब शुरू हुआ जब हार्ट ने अपना होम्स व्याख्यान, जिसका शीर्षक था कानूनवाद और कानून तथा नैतिकता का पृथक्करण, हार्वर्ड लॉ स्कूल में अप्रैल 1957 में दिया और 1958 में हार्वर्ड लॉ रिव्यू में प्रकाशित किया। फुलर ने अपने लेख कानूनवाद और कानून के प्रति निष्ठा, प्रोफेसर हार्ट को एक जवाब में इसका जवाब दिया, जो 1958 में ही हार्वर्ड लॉ रिव्यू में प्रकाशित हुआ। हार्ट का प्रत्युत्तर उनकी पुस्तक द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ में था, जिसका फुलर ने अपनी पुस्तक द मोरालिटी ऑफ लॉ के पहले संस्करण में जवाब दिया। इस पर हार्ट ने 1965 में हार्वर्ड लॉ रिव्यू में अपना जवाब दिया। फुलर ने द मोरालिटी ऑफ लॉ के द्वितीय संशोधित संस्करण में जवाब दिया, जो 1969 में प्रकाशित हुआ। तर्कों के इस अनिर्णायक सिलसिले ने कॉटरेल को अपनी पुस्तक द पॉलिटिक्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस में यह टिप्पणी करने के लिए प्रेरित किया। अक्सर ऐसा लगता है कि तर्कों की इस लड़ाई में कोई नहीं जीतता, और आगे यह भी कि कोई विश्वसनीय मानदंड नहीं है जिनसे जीत को पहचाना जा सके। विवाद कालातीत लगते हैं, मुद्दे कभी हल नहीं होते। दशक दर दशक कानूनवादी और प्राकृतिक कानून के समर्थक विश्व कप के फाइनल में एक दूसरे का सामना करते हैं। जीत कभी एक पक्ष की होती है, कभी दूसरे की। कानूनी सिद्धांतकार केवल खुशी या निराशा व्यक्त कर सकता है, अपने विरोधी को नैतिक कुष्ठ रोगी या कपटी रोमांटिक का लेबल दे सकता है। गतिशील कानूनवाद का सिद्धांत वास्तव में इस विवाद को समाप्त कर देता है। गतिशील कानूनवाद निश्चित रूप से हार्ट के इस विचार का समर्थन करता है कि नाजी कानून भी कानून थे, हालांकि दुष्ट कानून। लेकिन गतिशील कानूनवाद जो कारण देता है, वे हार्ट के कारणों से अधिक गहरे और अधिक संगत हैं। हार्ट-फुलर विवाद में विचार किया गया एक प्रारूपिक उदाहरण एक जर्मन की पत्नी का था, जिसने युद्ध के संचालन में हिटलर की आलोचना करने के लिए अपने पति की गेस्टापो को रिपोर्ट कर दी थी। पति पर मुकदमा चला और उसे मृत्युदंड सुनाया गया, लेकिन उसकी सजा को रूसी मोर्चे पर सैनिक के रूप में सेवा में बदल दिया गया। पति युद्ध में जीवित बच गया और युद्ध के बाद उसने अपनी पत्नी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही शुरू की। पत्नी का बचाव यह था कि उसके पति ने 1934 के एक नाजी कानून के तहत अपराध किया था। हालांकि युद्ध के बाद जर्मनी ने पत्नी को दोषी माना। हार्ट ने तर्क दिया कि अदालत का निर्णय गलत था, क्योंकि 1934 का नाजी कानून एक वैध कानून था, क्योंकि यह उनके मान्यता के नियम को संतुष्ट करता था। जबकि फुलर ने तर्क दिया कि नाजी शासन इतना कानूनहीन था कि उसमें कुछ भी कानून के रूप में योग्य नहीं हो सकता था। नाजी कानून का मूल सिद्धांत 12 जुलाई 1934 को जर्मन राइक्सटैग द्वारा पारित एनेबलिंग एक्ट में निर्धारित किया गया था, जिसने जर्मन संविधान में संशोधन करके हिटलर को संविधान के विपरीत आदेश जारी करने की अनुमति दी, जिसमें बजट पारित करने, संधियां करने और यहाँ तक कि संविधान में संशोधन करने वाले आदेश भी शामिल थे। जैसा कि गोरिंग ने 12 जुलाई 1934 को प्रशियाई अभियोजकों से कहा था, कानून और फूहरर की इच्छा एक है। नाजी न्याय की प्रकृति का वर्णन विलियम शायरर की द राइज एंड फॉल ऑफ द थर्ड राइश में न्याय इन द थर्ड राइश शीर्षक के अंतर्गत पृष्ठ 369 पर किया गया है। नाजी नस्लीय कानूनों ने यहूदियों को निम्न प्राणी माना और उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया। हिटलर के शासन के दौरान पूर्ण मनमानी और आतंक था। गेस्टापो को बिना किसी आरोप या मुकदमे के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने, यातना देने या यहाँ तक कि मार डालने का अधिकार था। अंततः 60 लाख यहूदियों को गैस कक्षों में मार डाला गया, नाजियों द्वारा की गई अन्य क्रूरताओं के अलावा। अब जर्मनी का औद्योगिकीकरण हिटलर के सत्ता में आने से बहुत पहले हो चुका था। लोकतंत्र और कानून का शासन एक औद्योगिक समाज के आवश्यक साथी हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि 1. औद्योगिक समाज विज्ञान पर आधारित है और विज्ञान वस्तुनिष्ठ कानूनों के अध्ययन और अनुप्रयोग पर आधारित है। औद्योगिक समाज मनमानी के आधार पर बिल्कुल काम नहीं कर सकता और कानून का शासन होना चाहिए, अन्यथा ऐसे समाज में उत्पादक प्रक्रियाएं बाधित हो जाएंगी। मनमानी और लहरी आदेश औद्योगिक समाज के कामकाज के पूर्णतया विपरीत हैं। 2. औद्योगिक समाज लोकतांत्रिक समाज है। एक औद्योगिक समाज में अस्थायी रूप से तानाशाही सरकारें हो सकती हैं, जैसे नाजी शासन, लेकिन ये आवश्यक रूप से अल्पकालिक विचलन होंगे और ऐसी अवधि के दौरान समाज सुचारू रूप से नहीं बल्कि रुक रुक कर काम करेगा। अब हम हार्ट-फुलर विवाद को समाप्त कर सकते हैं। हार्ट सही हैं, नाजी कानून निश्चित रूप से कानून थे, लेकिन ऐसे कानून औद्योगिक समाज में उत्पादन के तरीके,
जिस स्तर पर जर्मनी हिटलर के सत्ता में आने से बहुत पहले पहुंच चुका था, और ऐसे उत्पादन के तरीके से उत्पन्न सामाजिक संबंधों के पूर्णतया विपरीत थे। हिटलर का शासन वास्तव में लंबे समय तक नहीं चल सकता था, क्योंकि यह ऐसी विशेषताओं पर आधारित था जो औद्योगिक समाज को बाधित करती हैं, जैसे मनमानी और आतंक। वास्तव में हिटलर का शासन जितना चला उससे बहुत पहले ही समाप्त हो जाता अगर उसे चैम्बरलेन और डलाडियर का समर्थन नहीं मिला होता।